जनक के गांव में उस दिन का माहौल कुछ अलग ही था। चारों तरफ रोशनी, बच्चों की हंसी और ढोल की आवाजें गूंज रही थीं। गांव के स्कूल में जनक के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम की तैयारी पूरे जोरों पर थी। जनक ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मेहनत और लगन की वजह से उसका नाम इतनी दूर तक पहुंचेगा। उसकी आंखों में गर्व और भावनाओं का मेल था, लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी भी थी, वह बेचैनी जिसका नाम था ऋषि। क्योंकि वह जानती थी कि अगर ऋषि यहाँ आया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। उधर शहर में ऋषि ने एक झूठ बोला था, अदिति से भी और खुद से भी। उसने कहा था कि वह किसी ऑफिस काम से बाहर जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह जनक के गांव की ओर निकल पड़ा था। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, जनक को एक बार देखना, उससे मिलना और यह महसूस करना कि जो रिश्ता उसने निभाया था, क्या उसमें अब भी कुछ बचा है। रास्ते भर उसका दिल धड़कता रहा। वह जानता था कि अदिति इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन उसका मन खुद को रोक नहीं पाया। जब ऋषि गांव पहुंचा और उसने उस स्कूल का नजारा देखा जहां जनक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि थी, तो उसके कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ गए। भीड़ के बीच जनक की मुस्कान देखते ही उसका दिल भर आया। उसे याद आ गया वह वक्त जब जनक उसके साथ थी, जब उसकी आंखों में भी यही मासूमियत थी। लेकिन जैसे ही जनक ने मंच पर ऋषि को देखा, उसके होठों पर मुस्कान थम गई। उसका दिल धड़क उठा। वह कुछ क्षणों के लिए चुप रह गई। एक ओर मन में खुशी थी कि ऋषि आया, और दूसरी ओर डर था कि कहीं यह सब अदिति को पता न चल जाए। कार्यक्रम शुरू हुआ। मंच पर बच्चों की परफॉर्मेंस खत्म हुई तो आयोजकों ने ऋषि को भी कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया। ऋषि थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने माइक संभाला और कहा, जनक जैसी लड़की सिर्फ एक गांव या शहर की शान नहीं, बल्कि इंसानियत की मिसाल है। उसने हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह की है, और इसी वजह से आज यह पूरा गांव उस पर गर्व करता है। उसकी आवाज में सच्चाई और भावनाएं दोनों थीं। जनक की आंखें भर आईं। वह जानती थी कि ऋषि के शब्द सिर्फ औपचारिकता नहीं थे, उनमें एक जुड़ाव था जो वक्त और दूरी के बावजूद बना हुआ था। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो कई लोग जनक के पास आए और बोले, तुम बहुत भाग्यशाली हो जनक, तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। जनक बस चुपचाप मुस्कुरा दी। उसका मन भारी था। वह जानती थी कि यह सच नहीं है, क्योंकि अब ऋषि किसी और का पति है। लेकिन उस पल उसने कुछ नहीं कहा। ऋषि और जनक की आंखें मिली, और उस खामोश नजर में हजारों बातें छिपी थीं। दोनों के बीच एक अजीब सी नजदीकी लौट आई थी। इसी बीच एक गाड़ी स्कूल के बाहर आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरी अर्शी। उसकी आंखों में चिंता और गुस्सा दोनों थे। उसे पहले ही शक था कि ऋषि जनक के गांव गया है, और अब उसने अपनी आंखों से यह सच देख लिया था। वह कुछ क्षणों तक वहीं खड़ी रही। जब उसने ऋषि को जनक के पास मुस्कुराते हुए देखा, उसके दिल में पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। उसे याद आ गया वह वक्त जब अनिरुद्ध बार बार उसे छोड़कर जनक यानी नूतन के पास जाता था, और अब वही कहानी उसकी बेटी अदिति की जिंदगी में दोहराई जा रही थी। अर्शी का चेहरा सख्त हो गया। उसने मन में सोचा कि आज वह जनक से साफ साफ कह देगी कि अब वह ऋषि और अदिति की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। उसने आगे कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, उसने देखा कि जनक और ऋषि के बीच का रिश्ता वैसा नहीं था जैसा वह सोच रही थी। जनक की आंखों में सिर्फ भावनाएं थीं, लेकिन कोई लालच नहीं। फिर भी अर्शी के मन में डर समा गया, डर इस बात का कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा न दे। वह पीछे हट गई, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मच चुकी थी। उसने खुद से कहा, जो मेरे साथ सालों पहले हुआ वही अब मेरी बेटी के साथ न हो, यह मुझे हर हाल में रोकना होगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि अब बात सिर्फ अदिति और ऋषि की नहीं रही थी। अब यह रिश्ता 3 दिलों का जाल बन चुका था, जिसमें हर किसी की भावनाएं उलझी थीं। उधर मंच के पास खड़ी जनक ऋषि की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे, क्यों आए तुम यहाँ? क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी फिर से उलझ जाएगी? लेकिन जब उसने ऋषि के चेहरे पर सच्ची चिंता देखी तो उसके भीतर की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगीं।
ऋषि ने बस इतना कहा, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता झनक। तुम जो भी सोचो, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सुनकर झनक की सांसें थम सी गईं। उसके दिल में एक कशमकश शुरू हो गई। क्या यह रिश्ता सच में खत्म हो चुका है, या फिर किस्मत अभी भी इन्हें जोड़ने की कोशिश कर रही है? वह खुद को समझाना चाहती थी कि यह सब गलत है, लेकिन उसका दिल मान नहीं रहा था। उसी वक्त कार्यक्रम के बाद गांव के लोग ऋषि और झनक के चारों ओर इकट्ठे हो गए। सब कह रहे थे, देखो कैसे दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, जैसे एक दूसरे के लिए बने हों। झनक ने सिर झुका लिया। उसके कानों में वह बातें गूंज रही थीं, और उसका मन अनायास ही सोचने लगा कि अगर परिस्थितियां कुछ और होती तो शायद यह रिश्ता सच में पूरी तरह उसका होता। दिन ढल चुका था। सूरज की आखिरी किरणें स्कूल की दीवारों पर पड़ रही थीं। ऋषि ने जाने से पहले एक बार फिर झनक की ओर देखा और मुस्कुराया। वह मुस्कान अधूरी थी, जैसे कोई कहानी जो अभी खत्म नहीं हुई। झनक ने भी हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अर्शी थोड़ी दूरी से यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर अब दर्द और दृढ़ निश्चय दोनों थे। उसने तय कर लिया कि वह अपनी बेटी अदिति को वही दर्द नहीं झेलने देगी जो उसने झेला था। लेकिन क्या यह फैसला कहानी को और उलझा देगा? क्या ऋषि सच में झनक को भूल पाएगा, या फिर किस्मत एक बार फिर इन दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर देगी? जो भी हो, यह तो तय था, झनक और ऋषि की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां प्यार, अपराध बोध और अतीत की परछाइयां सब एक साथ चल रही थीं। और इस सफर की शुरुआत तो अभी हुई थी, जब गांव में झनक के शब्द सबको हक्का बक्का कर देते हैं। पराशर के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि झनक इस तरह सबके सामने बोलेगी। गांव के कुछ लोग आपस में बड़बड़ाते हैं। कोई कहता है कि अगर वह शहरी बाबू यानी ऋषि ने झनक को नहीं अपनाया तो अगर वह कभी इस गांव में दिख गया तो उसकी जान ले लेंगे। यह सुनकर झनक का खून खौल उठता है। वह सबके सामने गुस्से से चिल्लाती है, ओ मामा, जरा अपनी औकात में रहो। इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वो मेरे पति हैं, और तुम्हें कोई हक नहीं है उनके बारे में इस तरह की बातें करने का। सब हैरान रह जाते हैं। झनक की आंखों में उस वक्त सिर्फ आग थी, लेकिन उसके दिल में एक सच्चाई थी। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वह ऋषि से प्यार करती है। पराशर झनक की बातों से गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि झनक के दिल में ऋषि के लिए कितना स्नेह और सम्मान है। घर लौटने के बाद झनक खुद को शांत करने की कोशिश करती है। तभी उसकी स्कूल की टीचर और कुछ सहकर्मी उससे मिलने पहुंचते हैं। झनक ने हाल ही में परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल किया होता है और स्कूल उसके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित करना चाहता है। मैडम कहती हैं, झनक, हम सबको तुम पर गर्व है। ये सम्मान सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे परिवार के लिए भी है। तुम्हारे पति को भी कार्यक्रम में आना होगा। झनक के चेहरे पर एक अजीब सी झिझक आ जाती है। पराशर तुरंत बीच में बोलता है, देखिए मैडम, वो पुलिस में हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, शायद आ ना पाएं। लेकिन मैडम मुस्कुराकर कहती हैं, कोई बात नहीं, उनका नंबर दे दो, प्रिंसिपल मैम खुद उन्हें आमंत्रित करेंगी। झनक कुछ कह नहीं पाती, बस चुपचाप सिर झुका लेती है। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या ऋषि इस कार्यक्रम में आएगा? क्या वह उसके साथ एक पति के रूप में खड़ा होगा? इसी बीच दूसरी ओर अदिति की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। उसे अचानक ब्लड की जरूरत पड़ती है, लेकिन ग्रुप मैच नहीं होता। डॉक्टर चिंतित होकर कहते हैं कि अगर तुरंत ब्लड नहीं मिला तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। झनक बिना किसी झिझक के आगे आती है और कहती है, मैं देती हूँ ब्लड। सब स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि अदिति वही थी जिसने झनक को हर मोड़ पर अपमानित किया था। लेकिन झनक को परवाह नहीं। उसका मानना था कि किसी की जान बचाने से बड़ा कोई कर्म नहीं। झनक का ब्लड मिलने के बाद अदिति की हालत सुधरने लगती है। धीरे धीरे वह होश में आती है और उसे पता चलता है कि अगर झनक ने उसे ब्लड न दिया होता तो शायद वह आज जिंदा नहीं होती। उसके चेहरे पर मिश्रित भाव हैं, अपराध बोध, कृतज्ञता और शर्म।
लेकिन क्या वह अपनी गलती मानेगी, यह सवाल अब भी बाकी था। जब झनक अदिति से मिलने अस्पताल पहुंचती है, माहौल में एक अजीब सी खामोशी होती है। अदिति की आंखों में झनक के लिए कुछ कहने की चाह होती है, मगर शब्द नहीं निकलते। ऋषि वहीं खड़ा सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में राहत और सम्मान दोनों झलक रहे थे। लेकिन तभी अर्शी और अनद वहां पहुंचते हैं और गुस्से में ऋषि पर टूट पड़ते हैं। अर्शी चिल्लाती है, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी ने अपनी जान देने की कोशिश की। तुमने उसे धोखा दिया, उसकी भावनाओं से खेला। ऋषि शांत स्वर में जवाब देता है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने सिर्फ सच कहा। जो रिश्ता मजबूरी में बना, उसे झूठ की दीवार पर खड़ा नहीं कर सकता। झनक सब सुनती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। उसका दिल भारी है, फिर भी उसकी आंखों में एक सच्चाई चमकती है। कहानी एक भावनात्मक मोड़ लेती है जब ऋषि और झनक के बीच एक गंभीर बातचीत होती है। ऋषि समझाने की कोशिश करता है कि उनकी शादी परिस्थितियों की वजह से हुई थी और वह बस अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता है। लेकिन जब वह झनक के सामने सिंदूर लेकर आता है तो माहौल एकदम बदल जाता है। झनक भावुक होकर पूछती है, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? ऋषि कुछ नहीं कहता, बस हल्की मुस्कान के साथ सिंदूर उसके सामने रख देता है और कहता है, तुम्हारी सलामती की दुआ के लिए। झनक की आंखें भर आती हैं। उसे एहसास होता है कि शब्दों से ज्यादा गहराई कभी कभी खामोशियों में होती है। उसी रात अदिति का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। घर में अफरा-तफरी मच जाती है। सब हैरान हैं कि यह कैसे हुआ। ऋषि तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है और रात भर वहीं रहता है। झनक भी वहां पहुंचती है और उसकी देखभाल में जुट जाती है। परिवार के बाकी लोग इस स्थिति में झनक की मौजूदगी से असहज हैं, लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर सब शांत हो जाते हैं। अगर झनक ने ब्लड न दिया होता तो अदिति नहीं बच पाती। इस बात से ऋषि झनक की और भी इज्जत करने लगता है। दूसरे दिन घर में करवा चौथ का व्रत होता है। सब महिलाएं सज-धज कर पूजा की तैयारी में लगी होती हैं। झनक भी व्रत रखती है, हालांकि उसने किसी को नहीं बताया। जब ऋषि को पता चलता है कि उसने उसके लिए व्रत रखा है तो वह चुपचाप उसके पास जाता है और पानी का गिलास बढ़ाता है। झनक थोड़ी हिचकती है, फिर मुस्कुराकर पानी पी लेती है। अदिति दूर से यह सब देखती है और उसकी आंखों में दर्द और ईर्ष्या का तूफान उमड़ पड़ता है। उसे लगता है कि ऋषि धीरे धीरे झनक की तरफ झुक रहा है, लेकिन सच्चाई यह थी कि ऋषि झनक के भीतर की अच्छाई से प्रभावित हो चुका था। ऋषि अब घर वालों को बार बार समझाने की कोशिश करता है कि झनक की जगह गलत नहीं है। वह कहता है कि झनक ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि हर बार दूसरों की भलाई के लिए खुद को कुर्बान किया है। पराशर, जो पहले उसके खिलाफ था, अब झनक के पक्ष में खड़ा हो जाता है। झनक का संघर्ष अब एक नई दिशा लेने वाला था, जहां उसे न सिर्फ अपने रिश्ते बल्कि अपनी इज्जत और पहचान की भी लड़ाई लड़नी थी। कहानी का यह हिस्सा रिश्तों की जटिलता, भावनाओं की गहराई और आत्मसम्मान की ताकत को बखूबी दर्शाता है। झनक के हर कदम में दृढ़ता है, ऋषि के हर फैसले में द्वंद्व है और अदिति के हर भाव में अपराध बोध और असुरक्षा की झलक है। यह एपिसोड दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग और समझ का प्रतीक भी है।